गर्भाधान से लेके 7 साल तक, दिस इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम. 90% of the child's character can be defined during this time. तो ये समय हाथ से ना जाने दे. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके चरित्र निर्माण के बारे में सोचना चाहिए. हमें उसके मौल्यों के बारे में, वैल्यू सिस्टम्स के बारे में सोचना चाहिए. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा पैदा हुआ तो डीपीएस में डालूं या कौन से इंटरनेशनल स्कूल में डालूं या कौन से स्कूल में डालूं. ये चिंता सेकेंडरी है. प्राइमरी चिंता ये होनी चाहिए कि इसके सेट ऑफ वैल्यूज क्या होनी चाहिए, वैल्यू सिस्टम क्या होना चाहिए, कैरेक्टर क्या होना चाहिए. हम अन्नमय कोश, और क्योंकि पंचकोश के बारे में बात कर रहे हैं तो अन्नमय कोश के बारे में अभी हम थोड़े गहराई में उतरेंगे. तो हम सब लोग बच्चे रह चुके हैं, है ना. वी ऑल हैव बीन किड्स, वी ऑल हैव हैड आवर मोमेंट्स. तो बचपन में जब पंचकोश की बात आती है तो अन्नमय कोश की बात आती है. तो अन्नमय कोश का मतलब क्या है? तो ये जो स्थूल शरीर है इसको हम अन्नमय कोश बोलते हैं, द फिजिकल बॉडी. तो फिजिकल बॉडी का ही डेवलपमेंट नहीं होता है, पर बाकी सभी कोशों का भी डेवलपमेंट होता रहता है. अन्नमय कोश जैसे एक थिएटर परफॉर्मेंस चल रहा है और स्पॉटलाइट एक किरदार पे है, तो बाकी किरदार भी हैं, पर स्पॉटलाइट जिस पे है वो सेंट्रल कैरेक्टर बोलते हैं हम. बाकी किरदार भी हैं और वो भी थिएटर में या परफॉर्म कर रहे हैं, पर जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो अन्नमय कोश है. तो बाकी कोशों का भी एक स्थान है, उनका भी डेवलपमेंट होता रहता है पैरेलल में. पर बचपन में जब जब से बच्चा जन्म लेता है तब से लेके 7 साल के आयु तक अन्नमय कोश का विकसन होता रहता है. तो देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारे आवरण हैं, लेयर्स होते हैं. तो अन्नमय कोश मतलब स्थूल शरीर, जो सबसे हमको जो दिखता है, हमारे पंचेंद्रियों से हम उसको महसूस कर सकते हैं. हमारे आंखों से हम शरीर को देख सकते हैं, हमारी वाणी को सुन सकते हैं और नाक से सूंघ सकते हैं. एक शरीर का जो स्मेल होता है वो स्मेल कर सकते हैं. ऐसे हम जो पंचेंद्रियों से जो हम अनुभव कर सकते हैं वो स्थूल शरीर होता है और उसको हम अन्नमय कोश बोलते हैं. और ये कब कब से कब तक उसका विकसन रहता है, विकसन का जो फेज रहता है, डेवलपमेंटल फेज कब से कब? तो जब से जन्म लेता है एक शिशु, उस टाइम से लेके उसका विकसन होता रहता है. उससे पहले वो गर्भावस्था में रहता है, और गर्भावस्था की बात हम करेंगे क्योंकि वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है. पर जब से शिशु का जन्म होता है तब से लेके 7 साल के आयु तक अन्नमय कोश का विकसन होता रहता है. तो इस दौरान हम क्या करें, शिशु क्या करता है, हम क्या करें, हमारी जिम्मेदारी क्या होती है, ये सब को अभी हम जान सकते हैं. तो क्योंकि हम बच्चे का शरीर बहुत कोमल है और वो अभी अभी जन्मा है, तो हमारे जो संस्कृति क्या है, हमारी जो परंपरागत एक जो चल के आ रहा है उस पद्धति को हम संस्कृति बोलते हैं. संस्कृति क्या जो हम बनाते हैं उसी को संस्कृति बोलते हैं. हमारे परंपरागत जो पद्धतियां थी उसमें हॉस्पिटलों में जन्म लेना नहीं होता था, तो घरों में जन्म लेते थे बच्चे, क्योंकि घर का वातावरण ही बच्चे को सबसे ज्यादा पता रहता है. तो जब एक कंसेप्शन के टाइम से लेके जब माता अपने गर्भ में 9 महीने बच्चे को पालती है, घर में रहती है और घर के जो परिवारजन हैं उनके संपर्क में रहती है, तो बच्चे को
कि इंद्रियों का जो विकसन हो रहा है, तो वो क्या देख रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है, वो घर घर को महसूस कर रहा है, परिवार को महसूस कर रहा है, अपने माता को महसूस कर रहा है, उसके उसके जो उसकी जो गर्माहट को महसूस कर रहा है, वार्मथ जो बोलते हैं, उसको महसूस कर रहा है, इन सब चीज़ों को महसूस कर रहा है। और हम बच्चे को ले जाते हैं हॉस्पिटल में और वहाँ पे उसका जन्म होता है। वो एक बहुत दुखद बात है आज, क्योंकि उसका अनफेमिलियर एनवायरनमेंट, स्ट्रेंज एनवायरनमेंट में वो उसका जन्म होता है। तो ये होना नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए कि उसके जो परिवार के लोग हैं, उसका जो घर है, वहाँ उसको पैदा होना है। तो यही हमारी परंपरागत रीति होती थी, तो जो अभी खंडित हो गई है फॉर मेनी डिफरेंट रीजंस। तो जब बच्चा पैदा होता है, तो क्या वो इंडिपेंडेंट होता है? क्या होता है बच्चा जब पैदा होता है? डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है वो? माँ के ऊपर। तो माँ के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और किस पे डिपेंडेंट होता है? फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और किस पे डिपेंडेंट होता है? फादर, मदर, परिवारजन, सराउंडिंग, एनवायरमेंट, मिल्क। तो बहुत सारे उसके डिपेंडेंसीज है। बच्चा स्वतः इंडिपेंडेंटली क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं। तो ही नीड्स मेनी मेनी फैक्टर्स। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं? तो एक है, जैसे हम सब लोग जानते हैं, माँ। माँ का स्थान अद्वितीय है। बच्चा माँ के कोख से जन्म लेता है। माँ कैसे उसको जन्म देती है, और माता का इसमें क्या रोल रहेगा, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो माँ का रोल, मदर्स रोल क्या है? आज हम सोचते हैं कि बच्चा प्लान करेंगे हम, और बच्चा हम थोड़ा हमारा इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करेंगे, उसके बाद बच्चे के बारे में सोचेंगे। ऐसे सब आजकल आ गया है हमारे सोच में। पर एक माँ का क्या रोल है, वो हम भूल रहे हैं। पर हमारे हमारे सोसाइटी में माँ का एक स्थान होता था। वो स्थान, इट वॉज अ वेरी द हाईएस्ट स्थान। एक, हम किसी को बहुत गौरव से अगर गौरव से अगर वी वांट टू एड्रेस समवन, तो हम माँ जी करके बुलाते हैं, बिकॉज वी वांट टू शो दैट रिस्पेक्ट। तो माँ का स्थान वैसा है हमारे सोसाइटी में, भारतीय सोसाइटी में। तो the mother has a very pivotal role in the child's developmental cycle, in bringing the child into this world, क्योंकि she is the creator. How is she the creator? तो ये हमको थोड़ा पीछे जाके हमको देखना पड़ेगा, बिकॉज हमारे साथ, हमारे पास बहुत सारी शक्तियां हैं। तो जो हम, वी आर लूजिंग दैट, वी डोंट बिलीव एनी मोर इन दोज शक्तिज। तो हमारे पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? माँ के पास शक्ति है टू क्रिएट। आप सब लोग बिलीव करते हैं इस शक्ति में? हमारे पास, हम नारा लगाते हैं नारी शक्ति करके। वो शक्ति क्या है? वो शक्ति है टू क्रिएट दैट पॉसिबिलिटी विच वी वांट टू सी। तो व्हाट इज दिस पॉसिबिलिटी दैट वी वांट टू सी? जो हम चाहते हैं वो हम क्रिएट कर पाएंगे। ऐसी एक शक्ति है। तो कैसे हम इसको शक्ति बोलेंगे? बिकॉज देर इज समथिंग कॉल्ड द डिजायर। तो एक, जब पति पत्नी साथ में आते हैं और उसमें अट्रैक्शन रहता है, तो ये एक प्रक्रिया है। एक और बच्चे को पैदा करने की प्रक्रिया है कि प्रार्थना पूर्वक संस्कार जब बच्चे को देना है, तो गर्भाधान संस्कार करके हमारे ऋषियों ने इसको एनविजाज किया। सो ऋषियों ने एक
परंपरा बिठाई, एक मार्ग दिखाया, जिसमें कि गर्भाधान संस्कार, ऐसे 16 संस्कारों को उन्होंने हमको प्रदान किया। तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मुख्य है गर्भाधान संस्कार। तो ये गर्भाधान संस्कार का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम एक शिशु का को कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहे हैं, जो हम पैदा करना चाहते हैं, और उसके अंदर जो जो संस्कार हम देना चाहते हैं, जो क्वालिटीज़ हमको उसमें चाहिए, वो सब हम कोडेड फॉर्म में उसके आत्मा के अंदर हम डालते हैं, और ये प्रोसेस, इसको बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। सो इसके इसके लिए बहुत उदाहरण हैं, जैसे कि अदिति ने, कश्यप मुनि की जो वाइफ थी अदिति, तो उसने 1 साल का पयोव्रत किया, उसके बाद 12 आदित्य पैदा हुए। तो उस ये आदित्य जो है वो मनुकुल, जो हमारे मनुष्य मानव कुल, हमारे परंपरा में बोलते हैं कि मानव कुल या मनुकुल का की जो नींव है वो अदिति के हाथों में था। तो उसने जो व्रत किया कि ये पूरे कुल की सृष्टि करनी है, इसीलिए मुझे दृढ़ संकल्प लेना है और मुझे व्रत करना है और नियमित रूप से मुझे प्रार्थना करनी है, और जैसे बच्चों को मैं पैदा करना चाहती हूँ वैसे मुझे उनके जो चरित्र है वो ऐसे ही चाहिए। ऐसे उसने दृढ़ संकल्प करके जो व्रत किया, उसका रिजल्ट है कि 12 आदित्य पैदा हुए। और जब जीजाबाई ने भी ऐसा व्रत किया और उसने संकल्प लिया कि एक ऐसा शूरवीर चाहिए मुझे जो कि एनिमी से लड़ पाए, तो शिवाजी महाराज पैदा हुए। तो ऐसे आज भी ये संभव है। तो इट इज़ पॉसिबल इवन टुडे, क्योंकि ये शक्तियाँ जाती नहीं हैं, ये अंदर रहती हैं। तो दिस इज़ द वे कि प्रार्थना पूर्वक, और हम अगर चाहें एक बहुत ही सुंदर फ्यूचर, जो बहुत सुंदर परिकल्पना कर पाए एक समाज की, एक ग्राम की, या एक परिवार की, तो बहुत ही अच्छे बच्चे हमें चाहिए, सुसंस्कृत बच्चे चाहिए। तो एक माँ का रोल पिवटल है। इट इज़ अ पिवट, द मदर होल्ड्स अ पिवटल रोल इन डिफाइनिंग द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। तो यदि हर माँ ये ठान ले आज कि हमें ये सब जो भी चल रहा है, इस स्थिति को हम सुधार पाए, जो कि प्रदूषण है, मन में प्रदूषण है या बाहर प्रदूषण है, या जो लोगों के बीच में बैरत्व है, इसको मिटाएं, या हम एक बहुत खुशहाल संस्कृति को पैदा करें। अगर सारे माताएं संकल्प ले तो ये क्या संभव नहीं है? ये संभव है, आज भी संभव है। तो इसीलिए द मदर होल्ड्स अ वेरी रेस्पॉन्सिबल पोजीशन टुडे। तो ये हुआ गर्भाधान संस्कार के बारे में। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म से पूर्व जो रोल है वो गर्भाधान संस्कार में है, और जब बच्चा पैदा होता है तब क्या हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा विचार करें। तो क्या होना चाहिए? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है बच्चे के लिए वो क्या हो सकता है? 1 2 3 चीज़ें। एक है सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि मैं सुरक्षित हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट फीलिंग है, बच्चे का फीलिंग जो है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। कहाँ पे वो सुरक्षित महसूस कर पाता है? माँ की गोद में। जी। तो उसके अलावा एक नवजात शिशु को और कोई स्थान में वो सिक्योर नहीं फील कर पाता है, क्योंकि 9 महीने उसने माँ के कोख में ही वो रहा है।
तो इसीलिए माँ की गोदी सबसे सुरक्षित स्थान उसके लिए है। तो एक है सुरक्षा, दूसरा है प्रेम। प्रेम, तो इसीलिए भगवान ने क्या किया है, बच्चे को इतना क्यूट पैदा किया है कि सब लोग उसको प्रेम करें। जी, एक बच्चे को, नवजात बच्चे को देखते ही हमारे मन में क्या होता है, उसको प्यार करने की इच्छा होती है, उसको और ले करने की इच्छा होती है, उसके गाल खींचने की इच्छा होती है, उसको गोदी में उठाने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? सबको होती है ना। तो एक बच्चा है तो उसको वो 11 लोगों का मन लुभा सकता है, ऐसे स्टैटिस्टिक्स है। तो सोचिए कि एक बच्चा, नवजात शिशु घर में है तो कितना आनंद वो सबको प्रदान करता है। तो इसीलिए बच्चे होने चाहिए, क्योंकि घर में एक वातावरण जो है वो जो लाते हैं वो हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। वो जो आनंददायक एक वातावरण है वो एक बच्चा ही लेके आ सकता है। तो बच्चे का इसीलिए अन्नमय के साथ साथ आनंदमय कोश में वो स्थित होता है। इसीलिए बच्चा सबको खुश रखता है, सबको खुशी देता है। वो बच्चे को देखते ही हम क्यों खुश होते हैं? क्योंकि वो आनंदमय में स्थित है। आनंदमय कोश में स्थित कैसे हो सकता है? वो देखिए, अन्नमय कोश सबसे पहला कोश है, अभी उसका प्राणमय कोश विकसित नहीं हुआ है, मनोमय कोश विकसित नहीं हुआ है, आप विज्ञानमय कोश भी विकसित नहीं हुआ है। वो अपनी बुद्धि शक्ति चला ही नहीं सकता है, वो अपना हाथ पैर ज्यादा से ज्यादा चलाए, है ना, ज्यादा या तो रो पाएगा वो बच्चा, इससे ज्यादा क्या कर पाएगा? हाथ पैर हिलाना और रोना, इसके अलावा और क्या क्या कर पाएगा बच्चा? कुछ और कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके बाकी सारे कोश विकसित नहीं है। पर वो बच्चा आनंदमय में स्थित है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि वो इनबॉर्न है, तो क्यों वो अपने मन मन के मर्जी का राजा होता है? क्योंकि वो आनंदमय में स्थित होता है। जी, तो उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थोड़ा हम प्रयास करेंगे। एक बच्चा जब पैदा होता है, जब उसका कंसेप्शन होता है, एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, तो उसका आत्मा होता है और उसके साथ चित्त, यही दो चीजें होती हैं। उसके बाद उसका स्थूल शरीर का विकसन होता है। स्थूल शरीर में देखिए आत्मा है, चित्त है, और उसके ऊपर उसके पंचेंद्रिया अभी तक पूर्ण विकसित नहीं हुई हैं। एक छोटे बालक के पास जाके यदि आपका चेहरा दिखाओ तो वो आपको पहचान पाएगा, दूर दूर वाली वस्तुओं को वो देख नहीं पाएगा। तो उसकी आंखें अभी भी डेवलप हो रही हैं। उसको स्वाद बिल्कुल नहीं समझ में आता, इसलिए जो भी खिलाओ वो खा लेता है कि नहीं? बच्चे के मुंह में जो जो डालो, उसको भूख लगी है तो वो निगल लेगा। नवजात शिशु की बात कर रही हूँ। बाद में उसका टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट सब डेवलप होता है 3 साल के आसपास, तब वो डिमांड करने लगता है, मम्मी ये अच्छा नहीं है, हाँ ये अच्छा है, ऐसे उसको समझ में आने लगता है। तो तब तक उसके पंचेंद्रियों का विकसन हो रहा है। इसलिए पंचेंद्रिया हैं, पंच ज्ञानेंद्रिया हैं और पंच कर्मेंद्रिया हैं। पंच कर्मेंद्रिया कौन से हैं? हाथ हैं, आंखें हैं जो देखती हैं, नाक है जो सूंघती हैं, ये सब पंच ज्ञानेंद्रिया है। पंच कर्मेंद्रिया, मुंह है जो बोलता है ना, हाथ है जो उठाते हैं, पैर है जो चलते हैं, ये सब कर्मेंद्रिया हैं जिससे हम काम करते हैं। तो आत्मा है, चित्त है, उसके ऊपर पंच ज्ञानेंद्रिया है, पंच कर्मेंद्रिया हैं, ये सब अभी तक विकसित नहीं हुई हैं। तो बच्चा क्या है? आत्मा है और चित्त है ना। तो इसीलिए आत्मा चित्त में जो स्थित है, आत्मा में जो स्थित है, वो एक नवजात बच्चा है। और क्योंकि वो अभी तक ज्ञानेंद्रिया, पंचेंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, अहंकार तक तो वो गया नहीं है अभी। तो मन, बुद्धि, अहंकार जब डेवलप होता है तब पूर्ण तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट
पूर्ण है, ऐसे बोल सकते हैं। अभी तक उसका चित्त के ऊपर प्रभाव सबसे ज्यादा है। इसीलिए उसको चित्त के ऊपर जो जो प्रभाव आते हैं उसको हम संस्कार बोलते हैं। संस्कार क्या है? चित्त के ऊपर पड़ने वाले हर प्रभाव को हम संस्कार बोलते हैं। इसीलिए जब एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन टू द टाइम ऑफ बर्थ, गर्भावस्था में बच्चे का चित्त ही एक्सपोज्ड रहता है और कुछ एक्सपोज नहीं रहता। इसलिए जो भी संस्कार उसको देना है गर्भावस्था में दे सकते हैं। ऑल द गुड वैल्यूज, गुड थिंग्स दैट यू वांट टू गिव द चाइल्ड, दिस इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम। तो दिस इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम। जो जो बच्चे को आप अच्छे संस्कार जो देना चाहते हैं वो इस समय में दे सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि आपने सुना ही होगा कि अगर गर्भवती महिला है तो बोलते हैं कि या दादी माँ है या सास है, वो बोलते हैं कि इसको खुश रखो, गर्भवती महिला को खुश रखो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते ही हैं, क्योंकि अंदर बच्चा है और बच्चे के ऊपर जब माँ खुशी महसूस करती है तो बच्चे को भी हैप्पी हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं, तो वो जो आनंदमय में स्थित है वो संतुष्ट रहता है बच्चा। तो इसीलिए गर्भवती महिला को सदा खुश रखना चाहिए। और जब हम संस्कार की बात कर रहे थे, चित्त के ऊपर जो जो प्रभाव है उसको हम संस्कार बोलते हैं करके ऐसे बोला। तो इसीलिए हमारे पास बच्चे के ऊपर हम बोलते हैं कि बच्चा हमारी बात सुनता नहीं। कब वो हम बोलते हैं? जब बच्चा 10 साल का है, 12 साल का है और टीनेजर जब बन गया है तो बच्चा रिबेल बन गया है। हाँ, हमारी तो उसको कुछ पसंद ही नहीं आती है। ऐसे ऐसे किसी का अनुभव है? सुनते तो है ना, जिनके टीनेजर बच्चे हैं, हमारे तो कुछ उसको पसंद ही नहीं है। तो ऐसे भी विपरीत परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो बट व्हेन इज द टाइम टू डू समथिंग अबाउट इट? ये टाइम गर्भाधान से लेके 7 साल तक, दिस इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम। 90% ऑफ द चाइल्ड्स कैरेक्टर कैन बी डिफाइंड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये समय हाथ से ना जाने दे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके चरित्र निर्माण के बारे में सोचना चाहिए। हमें उसके मौल्यों के बारे में, वैल्यू सिस्टम्स के बारे में सोचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा पैदा हुआ तो डीपीएस में डालूं या कौन से इंटरनेशनल स्कूल में डालूं या कौन से स्कूल में डालूं। ये चिंता सेकेंडरी है। प्राइमरी चिंता ये होनी चाहिए कि इसके सेट ऑफ वैल्यूज क्या होनी चाहिए, वैल्यू सिस्टम क्या होना चाहिए, कैरेक्टर क्या होना चाहिए, और घर का वातावरण हमें उसके अनुरूप कैसे रखना चाहिए, इसके बारे में हमको चिंता करना चाहिए। तो ऐसे करने से क्या होगा कि द चाइल्ड, दिस इज द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग इन द चाइल्ड। हर चीज जिसमें हम अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं उसका रिटर्न क्या होता है? अच्छा ही होता है। तो इट इज सिंपल मैथमेटिक्स। अगर हम इन्वेस्टमेंट ही हम गलत जगह में कर रहे हैं तो रिटर्न कहाँ आएगा? हाँ, लॉस में चला जाएगा, है ना। तो ऐसा ही है जीवन में, बच्चे के साथ भी ऐसा ही होता है कि हमारा बच्चा अगर हमें हमारे साथ चाहिए, हमारे परिवार का एक हिस्सा हमको उसको बनाना है और उसको एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर बनाना है आगे, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, तो हमें उसकी चिंता अभी ही करनी चाहिए। कब करना चाहिए? जब उसका चित्त एक्सपोज्ड है और जब उसके संस्कार बन रहे हैं। चित्त इज दैट सटल लेयर। जो आत्मा है वो सबसे सूक्ष्म है। आत्मा सबसे सूक्ष्म है। उसके ऊपर चित्त जो है, कॉन्शियसनेस करके बोलते हैं हम, कॉन्शियसनेस जो बोलते हैं वो चित्त होता है। तो वो आत्मा जितना सूक्ष्म नहीं है फिर भी बहुत सूक्ष्म है। उससे ऊपर
मन है, बुद्धि है, अहंकार है, जो सूक्ष्म 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 होता है। और जो स्थूल है वो पंचेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, वो स्थूल है। और शरीर, तो जो स्थूल शरीर के अंदर वाले हिस्से के बात कर रहे हैं हम अभी। चित्त के ऊपर जो प्रभाव है उसको संस्कार बोलते हैं। और संस्कारों के लिए, संस्कारों को डिफाइन करना, शेप अप करना, अभी ही हमारे पास वो समय है। और उस समय का हम कैसे सदुपयोग करें, इसके लिए हमको चिंतन करना पड़ेगा। तो जब बच्चे को अच्छे संस्कार हम देना चाहते हैं, पर कैसे दें, ये एक कंफ्यूजन है आज। क्योंकि ना हम पिछले ज़माने के रहे, ना हम बहुत मॉडर्न थिंकिंग वाले हैं, हम बीच में कहीं लटक रहे हैं, है ना। तो हम कैसे करें, हमारे हाथ में क्या है, ये हम कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमको पता चला कि ये संस्कार हम कुछ भी दे, चाहे हम बुरा दे चाहे हम अच्छा दे, वो उसका, उस बच्चे का संस्कार बन गया। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? 0 to 7 जब उसका अन्नमय कोश विकसित हो रहा है, तो उसका शरीर जब विकसित हो रहा है, तो उसके अंगांग, इंटरनल ऑर्गन्स अभी कंप्लीटली डेवलप नहीं है। इसीलिए उसको सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अपने हाथ पैर मारता रहता है। कौन उसको सिखाता है कि हाथ पैर मारो? अंत प्रेरणा, उसके अंदर से एक प्रेरणा जागती है, वो अंत प्रेरणा है। बच्चा दो चीजों को लेके पैदा होता है, ये हमारे तैत्तरीय उपनिषद में भी बताया गया है, जो पंचकोश की बात करते हैं। तो बच्चे में दो चीजें होती हैं, अंत प्रेरणा है और जिज्ञासा है। तो बच्चा जिज्ञासु है, ऐसे कैसे हमको महसूस होता है, बताइए। और सवाल पूछने से भी पहले जो भी आता है मुंह में डालता है। और बच्चे को आप छोड़िए एक जगह, वो जाके उसको खींचता है और उसको पटकता है, उसके अंदर क्या है वो देखना चाहता है ना। तो हम उसको लेबल करते हैं डिस्ट्रक्टिव बच्चा है करके। नहीं नहीं, डिस्ट्रक्टिव नहीं है, वो नहीं जानता है, वो उस चीज को सबसे पहली बार देख रहा है और उसका विजन डेवलप नहीं होता है, इसलिए वो मुंह में डालता है। क्योंकि मुंह में डालने से उसको 3 डायमेंशनल व्यू समझ में आता है, इसलिए हर चीज को मुंह में डालता है। मुंह में डालने के बाद उसको समझ में आता है कि ये चीज है क्या, तो उसके बाद वो निकाल के फेंकता है ना। मुंह में ही रखता है क्या? नहीं, निकाल के फेंकता है, उसको समझ में आ जाता है। तो इसीलिए बच्चे में जो जिज्ञासा है उसको हमको मारना नहीं चाहिए। बच्चे बच्चे की अंत प्रेरणा को हमको कुंठित नहीं करना है। तो अंत प्रेरणा से वो जो भी करे वो करे। ये एक सूत्र है जो आचार्य चाणक्य बोलते हैं, पंचवर्षाणि लालयेत, लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत, प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रे वदाचरेत। इसका क्या मतलब है? लालयेत पंचवर्षाणि, 5 साल तक उसको भरपूर प्रेम दो। ये ताड़ने का समय नहीं है, ये प्रेम का समय है। इसलिए 5 या 6 साल तक हम क्या करेंगे, बच्चे को डांटेंगे बिल्कुल नहीं, उसके जिज्ञासा की पूर्ति करेंगे और लालन करेंगे, मतलब प्रेम करेंगे। बच्चे को डांटना और मारना तो बिल्कुल नहीं। तो बच्चे को लालन करना है, बच्चे के लालन का समय है ये 0 to 5 years और 6 years अप्रोक्सीमेटली। इसमें लालन मतलब क्या है? 3 साल होते ही उसको मॉन्टेसरी भेज दिया, डे स्कूल भेज दिया, प्ले स्कूल भेज दिया, जाओ मेरे से नहीं हो रहा है ना। ये लालन नहीं है। हाँ, ये क्या है? हमने हमारे अपने अपने कुछ धारणाएं बना दी कि कन्वीनियंट नहीं है बच्चे को पालना, इस बच्चे को पालना कन्वीनियंट नहीं है मेरे लिए, इसलिए उसको भेज दो ताकि मैं फ्री हो जाऊं। ऐसे हमारी एक
धारणा है। पर हम क्या कर रहे हैं, बाद में हम बोलते हैं कि ये बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने उसको सब कुछ प्रोवाइड किया, उसको सबसे बेस्ट स्कूल में भेजा, सबसे इसमें भेजा, उसमें भेजा, टेनिस में भेजा, इसमें भेजा, उसमें भेजा, पर वो मेरी बात नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको भेजा, उसको अपने पास थोड़ी रखा है ना। तो इसीलिए बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा। तो बच्चा अपनी बात नहीं मानता है, ये एक क्लीशेड वाक्य है, पर इसके पीछे जो छिपा हुआ तत्व है वो क्या है? हमने उसको हमारे तरफ से सबसे ज्यादा प्रेम किया क्या? हमने उसके ऊपर हमारा सब कुछ न्यौछावर किया क्या? ये दीज आर रेलेवेंट क्वेश्चंस टू आस्क। जो हमारे दायरे में है वो हमने किया क्या? तो उसके लिए हमने, माँ मतलब क्या है? हम पहले पुराने मूवीज में देखे तो एक त्याग की मूर्ति, ऐसे एक कल्पना आती है। जी, आज के ज़माने में भी वो त्याग की मूर्ति है, क्योंकि जैसे हमने देखा ही है, एक माँ आज काम पे भी जाती है, घर को भी संभालती है, बच्चों की भी परवरिश करती है। शी हैज़ मल्टीपल रोल्स टुडे, क्योंकि आज के परिवेश में ऐसा उसको करना पड़ रहा है। तो ऐसे जब उसके बहुत सारे हालात भी हो सकते हैं, तो उसके अपने मजबूरियां हो सकती हैं, बट क्या क्या करती है माँ? सबसे ज्यादा अपने बच्चे के बारे में सोचती है, और अपना पेट काट करके बच्चे को खिलाती है, क्योंकि खुद भूखी रहेगी पर बच्चे को खिलाएगी, बच्चे को जो पसंद है वो बनाएगी। ये माँ का डेफिनेशन है। माँ मतलब, द अदर वर्ड फॉर मदर इज सैक्रिफाइस। तो हमने कितने सैक्रिफाइसेस किए बच्चे के लिए, ये गिनवाइए मत, बच्चे के सामने गिनवाइए मत, क्योंकि दैट्स, वो विपरीत हो जाएगा। तो हमको सिर्फ करना है। तो जब हम इतने सारे सैक्रिफाइसेस करेंगे, वो बच्चे को हमको बताने की ज़रूरत नहीं कि मैंने ये किया तुम्हारे लिए, मैंने वो किया तुम्हारे लिए। बच्चा अपने आप समझ जाएगा, है ना। तो मदर्स रोल इज पिवटल। ये इस पे हम चर्चा कर रहे थे। तो और क्या करना चाहिए माँ को? सैक्रिफाइस करना चाहिए, तो वो तो कर रही है। और क्या करना चाहिए? तो देर देर इज समथिंग कॉल्ड एज रिदम। एक जो रिदम है, बच्चे को तीन चीजों की जरूरत होती है। एक है आहार, दूसरी है निद्रा, तीसरा है खेल। डू यू ऑल अग्री? फूड, प्ले एंड स्लीप। एक बच्चा, छोटा बच्चा, और इससे ज्यादा और क्या करेगा? कुछ नहीं। तो आहार में हमें क्या करना चाहिए? माता को जितना जितना हो सके उतना अपना अपना दूध पिलाना चाहिए। दैट इज लाइक लिक्विड प्रेम, ऐसे बोलते हैं। प्रेम उसमें जो, जब बच्चा रोता है तो माँ के दिल में से प्रेम उमड़ के आता है, ऐसे बोलते हैं, और वो दूध के रूप में प्रवाहित होता है। तो द मिल्क दैट फ्लोज आउट ऑफ द मदर, दैट इज लिक्विड प्रेम। तो वो जब वो पीता है बच्चा, दैट इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग फॉर अ चाइल्ड। दैट ऑल्सो हैज बीन प्रूवन दैट इट इज अ इम्यूनिटी बिल्डर फॉर द चाइल्ड। बच्चे का जो इम्यूनिटी है वो अगर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसके लिए माँ का दूध से अच्छा एक उपाय और कुछ नहीं है। तो जितना हो सके उतना माँ का दूध उसको मिलना चाहिए। और दूसरा, आहार नियमित रूप से अपने हाथों से बनाया हुआ आहार खिलाना चाहिए। तो उसमें एक अपनापन है, उसमें प्रेम है, उसमें वो जो सब भावनाएं जो बच्चे में आप डालना चाहती हैं, वो सब उसमें जाता है। तो माँ को, और नियमित रूप से हर चीज समय पे होना, ये बहुत आवश्यक है। वाई इज दैट नीडेड? वाई इज इट नेसेसरी? समय पे सब चीजें होना क्यों नेसेसरी है एक बच्चे के परवरिश में? नहीं, अनुशासन बाद में आता है। डेवलपमेंट के लिए एक बच्चे का अन्नमय कोश डेवलप हो रहा है। अगर एक बायोलॉजिकल क्लॉक करके आपने सुना होगा, तो अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो रात और दिन को पहचानता है।
तो रात में जो एक्टिविटी है वो करता है, शरीर को वो कराता है क्या, सोना। और दिन के जो एक्टिविटीज है वो नियमित होना है, वो अभी बच्चे के हाथ में नहीं है, पर उस वो नियमन करना हमारे हाथ में है, तो माता के हाथ में है। इसलिए समय पे खाना देना, समय पे सुलाना, ये सब बहुत आवश्यक है। बिकॉज वरना जो स्थूल शरीर की जो रचना हो रही है उसमें गड़बड़ हो सकता है। हम्म, तो क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप हो रही हैं, ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ नहीं है। ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा हुआ ऐसे क्या संकेत आता है, ब्रेन डेवलपमेंट पूरा हुआ और अब से एक्सटर्नल एजुकेशन शुरू हो सकता है, इसके लिए एक संकेत है, प्रकृति का एक संकेत है, वो है दांत का गिरना। जब दांत, पहला दांत गिरे, इसका मतलब कि ब्रेन डेवलपमेंट इज कंप्लीट। ये एक प्रकृति का संकेत है। द मोस्ट आइडियल, उनका प्रश्न है कि 3 से 5 साल तक हम बच्चे को मॉन्टेसरी या किंडरगार्टन इसमें भेजते हैं, वो क्या नहीं होना चाहिए? आइडियली नो, क्योंकि आइडियली बच्चा, हमने बोला कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिक्योरिटी। हम बच्चे को कहीं भेजते हैं तो उसका सिक्योरिटी ब्रीच होता है, और ही डज नॉट फील सिक्योर इन अ वेरी स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। वो सब स्ट्रेंजर्स हैं उसके लिए, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके साथ घुल मिल जाएगा। बट हम बहुत सारे लोगों का भी यही अनुभव है कि बच्चा उधर जाता है तो ज़्यादा सिस्टमैटिक और उनकी बात मानता है, और हमारे पास वो बच्चा नहीं सुनता है और हम वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये आपका प्रश्न है। इसीलिए सी आई एम नॉट सेइंग कि आज की परिस्थितियों को हम मद्देनजर रखते हुए ही ये डिस्कशन करेंगे। आइडियली ये होता था कि बच्चा माँ के पास रहता था, माँ अपने घर में रहती थी, माँ के पास बहुत सारे अलग अलग रिश्तेदार होते थे उसका काम पूर्ति करने के लिए, क्योंकि एक घर में न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती थी। तो ये जो संयुक्त परिवार, जो एक सोशल फैब्रिक होता था, जो एक फैमिली का स्ट्रक्चर होता था, वो खंडित हो गया है आज। तो वी आर इन अ डिलेमा कि हम चाहते हैं कि ऐसे सब हो हमारे बच्चे के साथ, हम हमारे बच्चे के साथ रहें, बट हम मजबूर हो जाते हैं क्योंकि आज वो सिस्टम नहीं रहा। तो आज के परिवेश में हम क्या कर पाएंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा सोच विचार कर सकते हैं। तो व्हाट इज द बेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव? कैन फ्यू ऑफ अस गेट टुगेदर एंड स्टार्ट coming together, live together as communities, so that we help each other, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। So the find solutions, अगर बच्चे को ऐसे वैसे स्कूलों में नहीं भेजना है तो कैन वी कम टुगेदर एंड स्टार्ट अ होम स्कूलिंग नेटवर्क, और कैन वी प्रोवाइड अ फैमिली काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर आवर चाइल्ड। पास में कोई किंडरगार्टन है जहाँ पे आपकी फ्रेंड है और बच्चा उधर बहुत सेफ फील करेगा। वो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल काम नहीं कराएंगे बच्चे बच्चे के लिए, क्योंकि इंटेलेक्चुअल कामों के लिए बाद में लाइक स्टडिंग ABC एंड ऑल इज टू ट्रिगर द इंटेलेक्ट ऑफ द चाइल्ड। अभी तक अन्नमय का ही डेवलपमेंट हो रहा है। जब अन्नमय का डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा, दांत जब गिर जाएगा, तब formal education can start. So what is the next best alternative? We have to make these choices. So that is what I can offer you as a solution. ठीक है? And बच्चा हमारे पास इनडिसिप्लिन्ड रहता है बिकॉज द फैमिली फैब्रिक, बच्चे को बच्चे चाहिए, बाकी बच्चे चाहिए खेलने के लिए, कूदने के लिए। वी डोंट हैव दैट मच एनर्जी। बच्चे के पास कितना अनलिमिटेड एनर्जी है। सो हाउ डू वी एक्सपेंड? एक माता एक पिता दोनों काफी नहीं है होते हैं, इसलिए बहुत बड़ा परिवार होता था। जो उस परिवार में बच्चा खूब खेलता था, नाचता था, कूदता था, मम्मी के पास कोई नहीं आता था, कंप्लेंट नहीं लेके आते थे। बच्चों को एक एनवायरनमेंट चाहिए, बच्चों को बच्चे चाहिए, और परिवार में जो बच्चे होते हैं वो सबसे बेस्ट हैं।
तो इसलिए एक ही बच्चा है ऐसे मत रोकिए, बहुत सारे बच्चे होने चाहिए हर परिवार में, स्पेशली जो एमेंसिपेटेड प्रजा है, व्हेन वी आर अवेयर पेरेंट्स, तब हमको और भी बच्चे पैदा करने हैं, क्योंकि वी नीड टू रिकंस्ट्रक्ट द सोसाइटी. व्हाट options can we provide for children between the ages of 0 to 7? So this is a phase of imitation. तो बच्चे कैसे सीखते हैं, what is education, how can we provide that education, and what are the several aspects of education, इसके बारे में जब हम अभी बात करेंगे. तो इस दौरान बच्चे को कोई एजुकेशन नहीं होगा, फॉर्मल एजुकेशन शुड नॉट बिगिन, दांत गिरा नहीं है, इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए हैं, ब्रेन डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है करके हमने डिस्कस किया. तो उसका एक सॉल्यूशन, आज के कॉन्टेक्स्ट में सॉल्यूशन क्या हो सकता है करके भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि वी कैन लुक एट ऑप्शंस, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन. अगर हम दोनों काम पे जा रहे हैं तो हमारा बच्चा कहाँ पे रहेगा, कौन है ऐसा जो मातृत्व के भाव से मेरे बच्चे की देखरेख करेगा, उसको मैं ट्रस्ट कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब विचार हमको करना पड़ेगा. And whether they will force my child to sit and write, because writing means it is an intellectual activity. Now why are we saying no to formal education is because अभी आपने खाया तो क्या हुआ कि कहाँ से एनर्जी आता है, खाने से. तो खाने से जो एनर्जी आता है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, फाइनाइट है. तो फाइनाइट एनर्जी, दैट बच्चे को भी वो फाइनाइट एनर्जी ही है, जो बच्चा खाता है वही उसके पास एनर्जी है. वो पूरा एनर्जी 0 to 7 में कहाँ जा रहा है, organ development में, because the gut is not fully formed, the organs are developing, the brain skull is not yet joined fully, brain has not yet formed fully. तो जब ब्रेन फुली फॉर्म होता है तब दांत गिरता है करके हमने बोला था. तो ये सब जब हो रहा है, बच्चे का अन्नमय कोश का जो स्थूल शरीर का जो डेवलपमेंट विकसन हो रहा है, तो the energy, where should it go? Should it go into processing the intellectual information, or should it go inside the body for the proper development of organs? Where should it go? Inside the body. बट हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को भेज रहे हैं जितना जल्दी हो सके ABC वो सीख ले, 1 2 3 आ जाए, उसको टेबल सीख ले. मेरा बच्चा देखो इतना सब कुछ जानता है, इतना जल्दी जानता है, हम भी प्रदर्शन का वस्तु बन जाता है वो. डोंट डू दिस मिस्टेक, बिकॉज what is needed is right now the proper development of its organs. And अगर शक्तियां उधर गई हैं, then that is the best case. So at Vidya Kshetra we also had this situation कि पेरेंट्स अप्रोच्ड अस, हमारा शिशु वाटिका या प्ले स्कूल नहीं था, तो हमने बोला था कि आप अपने पास रखिए बच्चे को. तो वर्किंग पेरेंट्स थे या पेरेंट्स थे जिनको एक सोशल सेटअप चाहिए था अपने बच्चे के लिए, एंड दे वे फीलिंग द प्रेशर कि बच्चे को कहीं पे तो भेजना है, बिकॉज बाकी सब बच्चे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, इधर प्ले होम जा रहे हैं. तो we then decided to start a Shishu Vatika in Vidya Kshetra, and the Shishu Vatika environment was well thought out and in accordance with the child development cycle. तो बच्चे को 0 to 7 imitation phase में उसको परिवार जन चाहिए, इसीलिए we chose teachers who are motherly in nature. तो उनका कुछ क्वालिफिकेशन हो ना हो, पर मातृत्व भाव से अगर वो बच्चों की देख रेख कर पाए, वो दैट वाज द क्राइटेरिया. एंड 2 is rhythms, the one who will be able to give proper rhythm to the children. तो rhythm का क्या मतलब है? rhythm मतलब the sun rises early in the morning, है या नहीं? हर रोज कभी आप बीमार पड़ते हैं पर सन बीमार पड़ता है नहीं. तो एक रिदम है, नेचर में एक रिदम है, वो शाश्वत है.
So that is a permanent rhythm. The sun rises in the morning, sets in the evening. ये हर रोज हो रहा है. हम कितने सालों से देखते हैं इसको, बट उसको वो चेंज नहीं होता है. सो दैट इज प्रकृति का नियम. तो ऐसे ही शरीर का एक नियम है, तो उस नियम के अनुसार चलना, उसको रिदम बोलते हैं. सो देर इज अ रिदम, देर इज अ सीजनल रिदम, जो आपने महसूस किया होगा. ऋतु चक्र है, तो उसके हिसाब से भी हमारा शरीर बदलता रहता है. तो उसके अकॉर्डिंगली हमको खाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हमको सोना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हमको जागना चाहिए. ये आप सब लोग मानते हैं या नहीं? हाँ. तो द चिल्ड्रन, दे नीड टू बी ट्रेन्ड. 0 to 7 के बच्चे हैं, उनको इसमें ट्रेनिंग होना चाहिए. ट्रेनिंग कैसे होगा? डंडा लेके अब उठो, अब सो, ऐसे नहीं होना चाहिए. तो उनको प्रेम से होना चाहिए. तो प्रेम से मतलब क्या होगा? तो प्रेम से मतलब गीत गाएंगे हम. तो हम यहाँ से वहां जाना है, तो उठो चलो उधर चलो करके नहीं बोलेंगे. हम उठेंगे, एक गाना गाएंगे, गीत गाएंगे, ऐसे जाएंगे. तो बच्चे का दिल भी उसमें लग गया, और हम इंस्ट्रक्शन दिए बगैर इधर से उधर चले गए. तो ऐसे हमने एक एनवायरनमेंट सृष्टि किया है, जिसमें बच्चे को एक रिदम है. तो बच्चा आके अपना टिफिन बॉक्स कहाँ रखेगा, कैसे लाइन में जो हमारे विद्या क्षेत्र में हम एक बहुत ग्रीन एरिया है, वो वी हैव अबाउट 350 acres ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट सामने है, और 12 एकड़ का प्रॉपर्टी है, हमारा अपना नहीं है. हमने उसमें 3-4 एकड़ हमने रेंट पे लिया है. तो उसमें हम शिशु वाटिका भी चलाते हैं. तो शिशु वाटिका थोड़ा दूर है, तो बच्चे एक लाइन बना के जाते हैं. तो उसमें एक सॉन्ग है, तो वो सॉन्ग कन्नड़ा में है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज वहाँ का कन्नड़ा है. ಪುಟಾಣಿ ಇರುವೆಗಳು ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಹುಡುಕಿ ಹೊರಟಿಹೆವು ಸಾಲಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗುವೆವು सालागी नाऊ मरड़ुवेवु. सो इसका मतलब है हम छोटे छोटे एंट्स हैं, और हम शक्कर ढूंढते हुए जा रहे हैं, और हम एक लाइन में जा रहे हैं जैसे एंट्स जाते हैं. तो ऐसे करके गीत है. तो छोटे छोटे गीत, तो कहानी क ख ग, कहानी खेल गीत, ये एक शिशु वाटिका का रिदम है. तो हर चीज में गीत हो सकता है, हर चीज में एक कहानी जुड़ सकती है, हर चीज में खेल हो सकता है. तो ये शिशु वाटिका का एनवायरनमेंट होना चाहिए. तो ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, अपने आप को वो एक उस एनवायरनमेंट में वो अच्छे से उसका डेवलपमेंट हो सकता है. तो देर कांट बी एनीथिंग फोर्स्ड अपॉन द चाइल्ड. इंस्ट्रक्शंस आर लाइक फोर्स. तो इंस्ट्रक्शंस नहीं होना चाहिए इस बीच में. उसको प्रेम से हमको खिलाना चाहिए. आपने देखा ही होगा कि अगर बच्चा खा नहीं रहा है, तो उसकी दादी माँ क्या क्या करती है? देखो बच्चा, बेटा कौआ, बिल्ली मौसी आ गई और न्योला खा के भाग गई. तो ऐसे करके कुछ ना कुछ उसका मन लुभा के उसको अन्न अंदर जाना चाहिए. तो द फूड हैज टू गो इनसाइड. तो ऐसे करके खेल खेल में, टैप के नीचे हाथ धोते धोते, एक गाना गाते हुए, बच्चे का मन उसमें है, पर माँ क्या कर रही है? उसको खिला रही है. और बच्चा फ्रॉग की तरह जंप करके आया, और एरोप्लेन की तरह उसका न्योला अंदर गया. तो यू बिकम क्रिएटिव. तो किसी ने बोला कि ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में हम बात कर रहे थे. इट्स गॉट टू डू विद द इमोशनल रेल्म ऑफ द चाइल्ड. तो अगर बच्चे का इमोशन इज नॉट एड्रेस्ड, इमोशन मतलब क्या है? बच्चे को सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज डिस्टर्ब. तो बच्चा will naturally show that in his, the only way the child can express is by saying no to food. So when the child says no to food, it means we have to look into what has gone wrong, where has it gone wrong, and we need to fix that. So it is definitely in the emotional realm of the child. So emotions got to do very closely with
the parents, how are the parents dealing with the child, इसको हमको देखना चाहिए. इसलिए we have a very strong parent engagement program at Vidya Kshetra, because the parents, mata prathamo guru, and uh, the mother has to be involved with the child. The parents have to be involved in the child's upbringing, and we cannot substitute, Shishu Vatika, play school. We cannot be substitutes for the parents. This understanding has to be there. So therefore, we have a very strong parent engagement program every month, or in 1.5 months, we have an all parents meet with the Shishu Vatika teachers. We have three Shishu Vatika teachers, and there are about 24 children who are in Shishu Vatika today, and all of them are well engaged in this program of monthly engagement, and the teachers keep in touch with the parents. आज कुछ ये हुआ वो हुआ, तो they are in regular touch with the parents. So apart from rhythm can be that of season, rhythm can be that of the festival. तो फेस्टिवल का एक अपना रिदम है, क्योंकि बच्चों में ये सब संस्कार जाने चाहिए. तो रिमेंबर, दिस इज द टाइम व्हेन द चित्ता इज वेरी सक्रिय और वेरी एक्टिव, एंड वॉट एवर द चाइल्ड एक्सपीरियंसेस becomes his or her samskar. So therefore, we try to give as many good things as possible. So there is the rhythm of where do we place chappals, how do we place chappal. So ऐसे आके ऐसे फेंक दिया वो चप्पल को, तो हमने ये बोला है कि हैप्पी पोजीशन में वो दोनों अलग अलग हो गए, बिछड़ गए, तो वो दोनों रो रहे हैं. तो वी make everything personalized to the child. So there's a beauty in personalizing every inanimate object. तो हमारे पूर्वजों ने वो किया. बिल्ली मौसी हो गई, चंदा मामा हो गए, और सब लोगों को मौसी, मामा, चाचा, ताऊ, भाई, बहन ऐसे करके उनको संबोधित किया, क्योंकि द चाइल्ड्स स्पीयर is that much, is knowledge of understanding is that much only. So उसी दायरे में हमने उसको समझाने की कोशिश की. तो therefore हैप्पी पोजीशन में अगर वो बिछड़ गए हैं, दो जुड़वा बच्चे हैं बिछड़ गए हैं, तो वो दोनों रोएंगे. इसलिए दोनों को साथ में ही रखना है. तो बच्चे अपने आप अपने सारे चप्पलों को साथ में लाइन में रखते हैं, अपना टिफिन बॉक्स कहाँ रखना है वो जानते हैं. और एंड दिस इज नॉट थ्रू एनी इंस्ट्रक्शन, दिस इज थ्रू कहानी, खेल एंड गीत. सो देयर हैज टू बी, दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी करके हमने ये भी जाना. तो हाउ डू वी चैनलाइज देयर एनर्जीज. तो देर आर टू काइंड्स ऑफ एनर्जीज. वन इज द क्रिएटिव एनर्जी नीड्स टू बी nurtured and nourished. इसलिए इंडोर गेम्स, वी हैव टू हैव इंडोर प्ले टाइम. तो 1 घंटे का इंडोर प्ले टाइम होना चाहिए, 1 घंटे का आउटडोर प्ले टाइम होना चाहिए. आउटडोर प्ले इज फॉर द फिजिकल बॉडी. तो वो भागेंगे, खेलेंगे, पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, बहुत सारे अनस्ट्रक्चर्ड गेम्स हो सकते हैं. पेड़ पे चढ़ेंगे, उधर से कूदेंगे, सैंड पिट में गिरेंगे, उधर they will roll on that sand pit, और कुछ कुछ बनाएंगे उधर. तो all these things expend their energies, क्योंकि वो high energy के होते हैं. and indoor games में क्या होता है कि their creative juices flow. तो this is very nourishing to their brain during the phase of brain development, क्योंकि उनके जितना इमेजिनेशन में वो रहते हैं. चिल्ड्रन स्टे इन द इमेजिनेटिव फील्ड. तो वो अपने आप को एस्ट्रोनॉमर समझते हैं, उधर से कूदते हैं, ये करते हैं वो करते हैं. आपने देखा ही होगा कि बच्चे कैसे अपने आप को कुछ कुछ मानते हैं, सुपरमैन, सुपर हीरो बन जाता है एक दिन, दूसरे दिन कुछ और बन जाता है. ऐसे दे आर लिविंग इन एन इमेजिनेटिव वर्ल्ड. तो उनके इमेजिनेशन को पूरा स्कोप देना चाहिए. देयरफॉर एन एनवायरनमेंट ऑफ प्ले नीड्स टू बी क्रिएटेड. घर में भी ये हम एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो उनका एनर्जीज विल बी वेरी प्रोडक्टिवली यूज्ड. तो व्हेन देयर एनर्जीज आर प्रोडक्टिवली यूज्ड, then this is the solution to everything.
what are the things that have cropped up as new age diseases like ADHD or attention deficit disorder, hyperactive बन जाते हैं बच्चे. तो all these things need to be addressed. तो घर में क्या कर सकते हैं हम, अगर बच्चा घर में है तो हम ऑब्स्टिकल कोर्स कर सकते हैं. बच्चा इसके ऊपर जंप करेगा, उसके ऊपर रोल करेगा, फिर उधर से कूदेगा, इधर आएगा, मम्मी के पीठ पे चढ़ेगा, फिर उतरेगा, ऐसे सब कुछ भी कर सकते हैं. लेट योर इमेजिनेशन गो वाइल्ड एंड गिव द चाइल्ड a scope, create a lot of interesting options for the child. So therefore, in this duration we create options for child, and we do not restrict the child. Remember, child as jigyasa, child as antaprerana to learn things, and jigyasa to explore, and we cannot curtail these two things. Therefore, we restrict the number of no's. ये मत करो, वो मत करो. कितने लोग बोलते हैं ये मत करो, वो मत करो, ये टूट जाएगा, वो गिर जाएगा, तुम इसके ऊपर से गिर गए तो तुमको चोट लग जाएगी. ऑफ कोर्स वी नीड टू हैव सर्टन, जब एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन है तो ऑफ कोर्स वी नीड टू हैव आवर डिस्क्रिशन. बट बच्चे का बोन्स बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, वो एक चेयर से दूसरे चेयर में कूद सकता है, तो उसको हमको करने देना चाहिए. वी शुड एंश्योर दैट इट इज़ अ सेफ प्लेस, एंड उसकी सेफ्टी एस्पेक्ट्स को हमको देखना चाहिए. तो जब बच्चा कूद रहा है तो हमको उसको एनकरेज करना चाहिए. तो स्टेप से बच्चा कूद सकता है, आपकी गोदी में आ सकता है. All these things make the child's life much more enriching. He or she has a enriching childhood experience. Today, our children, are they getting these experiences, happy experiences? अच्छे अनुभव उनको हो रहे हैं क्या, या हमने उनको किस माहौल में वो पल बढ़ रहे हैं? तो we should not create a sad tale for our children. They need to have a happy childhood experience. Therefore, in 0 to 7, we restrict the number of no's and we create options. We start saying yes. Kahaniyan are a must. So they enrich the child's childhood experience and they address their feeling realm directly. तो जो कमियां हैं वो सब कुछ एड्रेस होता है. दे आर हीलिंग. तो बच्चा इमेजिनेशन में जाता है एंड वॉट एवर इज हिज डे स्ट्रेसेस या पेन पॉइंट्स, वो सब हीलिंग हो जाता है कहानियों के थ्रू. देयरफॉर बेड टाइम स्टोरीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट. राजा रानी की कहानी हो गई, पंचतंत्र की कहानियाँ हो गई, हितोपदेश हैं. तो हमारे ट्रेडिशन में बहुत सारी कहानियाँ हैं. तो यू हैव अ वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज इन फ्रंट ऑफ यू. तो कहानियाँ ज़रूर सुनाइए बच्चों को, और उन कहानियों के थ्रू उनका इमेजिनेशन ट्रिगर होता है एंड दे बिकम हील्ड with their pain points. Then we have infrastructure. तो बच्चों को पंच महाभूत, क्योंकि ये शरीर, स्थूल शरीर पंच महाभूत से बना है, तो पंच महाभूतों से उनको बहुत प्रेम रहता है बच्चों को, खासकर बहुत छोटे बच्चों को. यू सी कि वो मिट्टी में लोट पोट हो गए, मिट्टी में ही खेल रहे हैं, मिट्टी को खा रहे हैं, वो मिट्टी में समा रहे हैं. मतलब दे फील वन विथ इट बिकॉज दे आर वेरी नेचुरल. इन प्रकृति से बहुत जुड़ाव रहता है उनको प्रकृति से अलग नहीं करना चाहिए. वी हैव टू हैव सम टाइम विथ प्रकृति फॉर देम. तो हमारे यहाँ पे बिकॉज वी आर ब्लेस्ड विद दिस प्लेस, तो वी टेक द चिल्ड्रन आउट ऑन नेचर वॉक. प्रकृति परिचय करके हमारा रहता है. तो बच्चे रोज जाते हैं और उसी पाथ में दे वॉक ऑन द सेम पाथ, एंड बाय गोइंग ऑन द सेम पाथ एवरी डे दे गेट टू नो द डिफरेंसेस. वहाँ पे चींटियाँ हैं, बहुत सारे वर्म्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स, बीज. दे आर फेमिलियराइज्ड विद द एंटायर फ्लोरा एंड फौना. तो कौन से मौसम में कौन सा फल उगता है, फूल उगता है, ये सब उनको समझ में आने लगता है. सीजनल चेंजेस के बारे में उनको समझ में आ जाता है. देखिए, बिना हम पाठ किए
just by going on the same path every day, they get to learn so many different things. तो चींटियों के व्यवहार के बारे में, how they collect food, how the bees are collecting food, what is its role, what is the weaver bird doing up there, what is this, the sound of this bird, which bird is that. So many things the children are just learning through a fun way. तो बचपन में ऐसे उनका अगर समय जाता है तो देन इट बिकम्स अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस, अ वेरी हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरी फॉर all these children. So this is what we are striving for. So I spoke about eating, sleeping, and playing, and no academics. So we have many activities which help their gross motor and fine motor development. इसलिए उनका beading है, उनको in and out stitching है, बहुत सारे ऐसे gross motor skill और fine motor skill development के लिए है, which will then later on help them in their writing, in their different kinds of activities. कृषि करते हैं वो, हर हर रोज पानी देते हैं, एंड जो जो वीड्स हैं वो वीड करते हैं, उनको बड़े बच्चे लाके सीड्स देते हैं तो वो सीड सो करते हैं, और सीड सो करने के बाद उनका प्लांट है वो, तो इसलिए वो रोज पानी देते हैं। ऐसे उनको कृषि का भी एक्सपीरियंस हम दे सकते हैं। अगर घर में है तो हम पॉट्स के सहारे बालकनी में एक छोटा स्पेस उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे हम उनको पंच महाभूतों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड पंच महाभूत में उनको हर चीज़ का एक्सपीरियंस आना चाहिए। तो गुब्बारे के साथ उनको एयर का एक्सपीरियंस है, तो वी हैव मेनी एक्टिविटीज विच आर एयर बेस्ड, which get them a connect of air, just blowing air for somebody else, किसी और को पंखा देना, या तो फैन जब चल रहा है तो फैन का हवा लेना, ऐसे सब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस वो कर सकते हैं। फिर अग्नि, तो एवरी वंस इन अ वीक दे हैव इन देयर रिदम, दे हैव कुकिंग टाइम। तो चूल्हा जलता है, फिर वो कभी कभी बाहर होता है तो वो लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, और फिर एक पात्र में के नीचे वो अग्नि डालते हैं, तो देर इज सम कांटेक्ट विथ फायर, तो फायर का उनको एक्सपीरियंस आता है। ऐसे ही आकाश को देखते हैं, ईथर का एक्सपीरियंस होता है। तारों को देखने के लिए बोलते हैं, रात में तारों को देखते हैं। ऐसे उनको पंच महाभूतों का एक्सपीरियंस ज़रूर मिलना चाहिए। इफ़ देर इज़ अ स्पेस क्रिएटेड फॉर देम like a sand pit, that will be very useful. There are three doshas. So one is Vayu. So their body right now, 0 to 7, is mostly Vayu predominant. So therefore they will Vata, which is Vata Prakriti. They are very bubbly, spirited, not able to sit in one place. They want to wander around. तो इसलिए उनको जो स्लोली हम उनको मोल्ड कर सकते हैं, कैसे करना है, उनको सैंड पिट का एक्सपीरियंस देना है। सो दे हैव टू वॉक ऑन सैंड। सो डीलिंग विथ सैंड, डीलिंग विथ मदर अर्थ, दे बिकम grounded. These are all grounding experiences for the child. So if we create all these kinds of experiences, these options for the child of 0 to 7, then we can be sure that their development is happening finely. So I hope everybody has got a picture, at least of what is Annamaya Kosha, and what does it mean, what does it mean to us as teachers, what does it mean to us as parents, and what is our role, what is our responsibility. So I'll close my discussion here. Namaste.